हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर बिहाइव बुक का साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसको लिखा है देवरॉय चौले देवरॉय चावले ने। और इस चैप्टर में उन्होंने हमें एक इंस्पिरेशन देने की कोशिश की है। और ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है, इसमें दो पार्ट में डिवाइड किए गए, दो अलग अलग स्टोरी दी गई है। पहला स्टोरी दी गई है एल्विन ग्लेनी के बारे में, इसीलिए इस स्टोरी का आपने देखा होगा टाइटल भी जो है वो क्या है, एल्विन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। अब इससे क्या अंदाज़ा लगता है, देखिए ये जो टॉपिक है ये अपने आप को खुद एक तरह से कह सकते हैं कि डिफाइन कर रहा है। और दूसरी बात क्या है, ये जो टॉपिक उन्होंने चूज़ किया है ये थोड़ा सा ह्यूमरस है, लेकिन लोगों को सोचने के लिए मजबूर करता है। सबसे बड़ी बात क्या है, उन्होंने कही एल्विन ग्लेनी जो है वो लिसन टू साउंड, वो गाने को सुन सकती है लेकिन बिना सुने हुए। तो ये बिना के सुने हुए गाने को किस प्रकार से सुन सकता है, ये बात थोड़ी ह्यूमरस है, लेकिन यहाँ पर उनका मेन मोटो है कि किस प्रकार से लोग फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होने के बावजूद भी अपने उस डिसेबिलिटी से ओवरकम कर पाते हैं, कैसे उभर पाते हैं और दुनिया के लिए एक प्रेरणा का और लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं, उसी के ऊपर ये स्टोरी दी गई है। एल्विन ग्लेनी जो कि क्या है, एक डेफ है, मतलब वो बहरे हैं, ठीक है। वो उनको सुनाई नहीं देता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो म्यूजिक में इतनी ज़्यादा अपने अंदर म्यूजिक को फील करती हैं और म्यूजिक को इस तरह से अपने अंदर बसा लेती हैं कि वह उस म्यूजिक के प्रति ही पूरी तरह से समर्पित हो जाती हैं। और किस प्रकार से वो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते, वो हम इस चैप्टर में स्टार्ट करते हुए हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं कि पहला जो हमारा पैराग्राफ है उसमें ये बताया गया है कि बहुत ही रस आवर रहता है। जिस समय क्या होता है, रस आवर, चारों तरफ जो है क्राउड जो है वो एक दूसरे को धक्का देते हुए इस कंडीशन में रहता है। एक प्लेटफॉर्म रहता है जिस पे ये कंडीशन होती है, ठीक है। और क्योंकि एक ट्रेन आने वाली होती है, तभी ट्रेन की जो वाइब्रेशन है वो जो एल्विन ग्लेनी है वो महसूस करती हैं। और उन्हें जैसी उस ट्रेन के आने की वाइब्रेशन को जैसी उन तक पहुंचती है, वो बहुत खुश होती हैं, क्योंकि क्या है, आज उनका पहला दिन होता है कि वो एक प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी होती है म्यूजिक की, जो कि लंदन में होती है, वहाँ पर वो उनका आज पहला दिन होता है, इसलिए थोड़ी सी वो नर्वस होती हैं, ठीक है। और ये क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि वो जो क्या है थोड़ी से मतलब यहाँ पे एक शब्द यूज़ किया गया, प्रोफाउंडली डीप, मतलब बोलते हैं ना पूर्ण रूप से ऐसा, मतलब बहरी ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को बताने की कोशिश की गई है, ठीक है, कि मतलब उनको सुनाई बहुत कम देता है। अब यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि कैसे उन्होंने अपने जो ये सुनने की क्षमता थी वो धीरे धीरे किस प्रकार से खोई। इसका एहसास उनके माता पिता को 8 साल की उम्र में हुआ, जब वो एक पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, तभी उसकी माँ जो है उन्हें नाम से पुकारती है, लेकिन उसके अंदर कोई भी प्रतिक्रिया वो नहीं देखती हैं उस आवाज़ के प्रति, ठीक है। और वो देखती हैं, और जो एल्विन ग्लेनी होती है वो इस बात को वो रियलाइज़ तो कर रही होती है, लेकिन वो किसी से बताना नहीं चाहती हैं, इसलिए वो अपने साथियों से, अपने टीचरों से इस चीज़ को धीरे धीरे वो छुपा रही होती हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी एक दिन ऐसा टाइम आता है कि जब उसकी हेड मिस्ट्रेस जो रहती हैं वो उसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती है कि आप इसको ऐसा कीजिए कि किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में ले जाइए जहाँ पर ऐसे लोगों को सिखाया पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ के ले जाने के लिए उनको इंस्पायर्ड करती हैं। और उसके बाद जो एल्विन ग्लेनी है उनके ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि पूरा अंधेरा छा गया, लेकिन उसके बावजूद भी वह अपनी कठिनाइयों से हार नहीं मानना चाहती थी, और वो चाहती हैं कि वो किसी भी तरह से मतलब उठकर खड़ी हों। उसके बावजूद वो संगीत सीखना चाहती। उन्होंने क्या देखा होता है, जाइलोफोन जो होता है, किसी एक लेडीज़ को देखती हैं बजाते हुए, गर्ल बजा रही होती है,
और वो नोटिस करती हैं, उनका भी मन होता है कि मैं भी ये बजाऊंगी, लेकिन जो सारे टीचर होते हैं उनके वो डिस्करेज करते हैं। सिर्फ एक परकशनिस्ट इसको बोलते हैं, जो ड्रम और तबला दोनों बजाते हैं, ठीक है। तो उनको ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, परकशनिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रॉन फॉर्ब्स जो है वो एक परकशनिस्ट थे, वो इनकरेज करते हैं एल्विन को कि प्ले करे वो जाइलोफोन, ठीक है। और यहीं से उसको एक इंस्पिरेशन मिलता है और इसके बाद वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। वो क्या करते हैं कि ड्रम को दो अलग अलग बीट्स पर बजाते हैं, एक लोअर पिच पे और एक हायर पिच पर, और उसके बाद इसको रियलाइज़ करने के लिए बोलते हैं एल्विन ग्लेनी को कि तुम एक काम करो, संगीत को अपने अंदर महसूस करो, ना कि कानों से सुनने की कोशिश करो। तो उसके बाद वो धीरे धीरे जो एल्विन है वो रियलाइज पिच वाली जो आवाज़ है वो उनके अपर वेस्ट पे महसूस हो रही है, और जो लोअर पिच वाली है वो लोअर वेस्ट पे उनको महसूस हो रही है। कमर के ऊपर वाले हिस्से में उनको जो ऊंची आवाज़ महसूस हो रहा है, और जो कमर के नीचे वाले हिस्से लोअर पिच वाली आवाज़ें महसूस हो रही हैं। और इस तरह करके उन्होंने इस जो नोट्स थे, जो म्यूजिक के अलग अलग नोट्स बज रहे थे अलग अलग धुन पे, वो उनको महसूस होना चालू हुआ। 16 साल की उम्र में उन्होंने एक ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया, और उसके बाद फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप जो कि उसके साथ काम किया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक शब्द दिया गया आपके बुक में, अचीवमेंट, मतलब यहाँ पर ये बताया गया कि कभी उन्होंने अपने श्रेय इस बात पे नहीं लिया, अपने आप को नहीं दिया कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, ऐसा मैंने कर लिया। और हमेशा से अपने आप को बस उन्होंने कहा कि मतलब मैंने ये कोशिश की है और मैंने इस चीज़ को अचीव करके दिया है अपनी मेहनत से, ना कि कोई ऐसा हीरोइक ऐसा कोई कारनामा हो गया और ऐसा दिन रात में अचानक कोई ऐसा करिश्मा हो गया जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा इस मुकाम पे पहुंच गए। उसके बाद फिर यहाँ पे जो हीरोइक अचीवमेंट के बाद फिर यहाँ पर जो एल्विन ग्लेनी से बात भी होती है, तो किस प्रकार से उन्होंने क्या किया, अपने आप को और इस संगीत में ढाल लिया। धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने गाने को और ज़्यादा महसूस करना चालू किया, अपने अपने एक एक आंग, यहाँ तक कि बालों तक से उन्होंने म्यूजिक को महसूस करना चालू कर दिया, ठीक है। उसके बाद उन्हें बताते हैं कि मतलब किस प्रकार से वो यहाँ पर एक चीज़ और पॉइंट आउट करते हैं कि उनसे 2 घंटे की कन्वर्सेशन होती है, यहाँ पे बताते हैं, लेकिन उनमें से जो लेखक को बताते हैं कि उनसे एक भी वर्ड उनसे छूटता नहीं है, ठीक है। तो वो उनसे पूछते हैं कि उसके बाद मतलब ऐसा क्या कारण है। उसके बाद वो बताते हैं कि मुझे इसमें बाकी में कोई दिक्कत नहीं होती, सिर्फ मुझे दिक्कत आती है किनसे, जिनकी बूसी ब्रीड्स होती हैं, ठीक है। तो बूसी ब्रीड्स में जनरली आपने देखा होगा जैसे दाढ़ी जो है वो मतलब झाड़ीदार दाढ़ी जो रखते हैं ना, उनके चेहरे को उनको रीड करने में थोड़ा सा, क्योंकि क्या था वो जो फेस है उसको वो देखकर और उसके लिप्स की मूवमेंट को देखकर वो क्या बोल रहा है उस चीज़ को महसूस करती थी, ठीक है। तो इसकी वजह से बोलते हैं कि जिनकी दाढ़ी ज़्यादा या ऐसा बूसी ब्रीड्स रखते तो उनके चेहरों को थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आती है, सिर्फ बोलते हैं उन्हीं के शब्दों को सुनने या समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको आता है, नहीं तो बाकी में उनको कोई और प्रॉब्लम नहीं आता। यहाँ पे एक शब्द और यूज़ किया गया है, रिजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि वाइब्रेशन की बात की गई है कि कैसे म्यूजिक जो भी वो बजता था उसको कैसे उसकी जो वाइब्रेशन है उसको कितने अच्छे से महसूस कर पाती थी, ठीक है। और ये पूरी चीज़ को उन्होंने अपने अंदर फील किया था। फिर इसमें आगे बताया जाता है कि 1991 में, ठीक है, वो एक रॉयल फिल हार्मोनिक सोसाइटी जो होती है प्रेस्टिजियस सोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से उनको सम्मानित किया जाता है, ठीक है। ऐसा उन्हें जेम्स ब्लेट्स जो परकशनिस्ट होते हैं उनके मास्टर वो उन्हें बताते हैं। और ये जो है एक तरह से उनके लिए और प्लस जो उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन का वो काम करती हैं। और इतना ही नहीं, उसके बावजूद भी वो एक बेथोवन फंड का
फंड कलेक्ट करती हैं फॉर डेफ चिल्ड्रन जो होते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, उनके लिए एक इंस्पिरेशन, शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डेफ चिल्ड्रन हो सके। ठीक है, इस तरह से उन्होंने ये सारी चीज़ों को अचीव किया। और यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से उन्होंने दिन प्रतिदिन अपनी जिस उम्र में उन्होंने अचीवमेंट किया, ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने अपने से उम्र में 2 साल से अधिक उम्र वालों से जितना जो अचीव करते हैं, उन्होंने इतनी कम उम्र में ही वो चीज़ें सारी अचीव कर ली थी। ठीक है, और इतना ही नहीं, हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने जैसे कई हैंडीकैप्ड लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन का बनी थी। ठीक है, और लोग उन्हें ऐसा लगता था कि लोग उन्हें देखकर ऐसा कह सकें कि जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, इस तरह की बातें उन्होंने यहाँ पर कहने की कोशिश की है। और इतना ही नहीं, हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों को एंटरटेन किया है और लोगों को प्लेजर दिया है, बहुत ज़्यादा खुशी दी है। ठीक है, यही इस चैप्टर की होल समरी है। ठीक है, और तो हम देखें इसमें कि इस चैप्टर में किस प्रकार से डेफ लड़की जो है वो अपनी मुश्किलों से हार नहीं मानती और किस प्रकार से लोगों के लिए इंस्पिरेशन का कारण बन सकती है अपनी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ को पीछे छोड़कर। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।